हेलो विद्यार्थियों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वह है लेमार्किज्म यानी लेमार्कवाद। जे.बी. लेमार्क फ्रांस का एक प्राकृतिक वैज्ञानिक था जो विकासवाद के लिए प्रसिद्ध है। उनमें अकशेरुकी व कशेरुकी शब्दों को प्रचलित किया और उनमें विभिन्नता के महत्व को समझाया, अर्थात वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स वर्ड्स का उन्होंने प्रयोग करके और उनमें क्या क्या डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है उनको समझाने में लेमार्क का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1809 में फिलोसोफिक जूलॉजी में जैव विकास की परिकल्पना का पहला तर्क संगत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसे लेमार्क का सिद्धांत या यूँ कह सकते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा गया कहते हैं, जिसमें निम्नलिखित या निम्न विशेषताएं बताते हैं। अपन नंबर 1, वातावरण का प्रभाव। सभी जीवों पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी संरचना एवं स्वभाव में परिवर्तन आ जाते हैं। नेक्स्ट, अंगों का उपयोग में आना या न आना। जीवों में किसी विशेष वातावरण में कोई विशेष अंग अत्यधिक उपयोग में आता है, जिससे उसके विकास में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है, तथा जो अंग उपयोग में नहीं आते हैं वह धीरे धीरे निम्नतर परिवर्तन के साथ वर्किंग की दृष्टि से या तो कमज़ोर हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं, जो कभी कभी अवशेषी अंगों के रूप में देखने को मिलते हैं। थर्ड, उपार्जित गुणों की वंशागति। थर्ड अपना जो इनका विशेषता है उनमें है उपार्जित गुणों की वंशागति। जीवों के अंगों के उपयोग, अनुपयोग एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न परिवर्तन पैतृकों से धीरे धीरे संतानों में पहुंचते हैं, जिन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। जीवों में अपने जीवन काल में विभिन्न लक्षणों को अर्जित करता है या करते हैं। ये सोमेटिक यानी कायिक या जेनेटिक यानी आनुवांशिक दोनों ही हो सकते हैं, जो लेमार्क के अनुसार सभी अर्जित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो जाते हैं, जो पैतृकों से भिन्न होते हैं। इन्हें ही उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं, जिससे
नई जातियों का विकास होता है। लेमार्क की आलोचना या क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म। कुवियर एवं वीजमान लेमार्कवाद के कटु आलोचक थे। कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनका लेमार्क स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहा, जैसे जीवों के आकार में वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है। यह सिद्धांत सार्वत्रिक रूप से लागू नहीं होता, क्योंकि यह विकासवाद के विपरीत है। जैसे पढ़े लिखे व्यक्तियों की तुलना में अन्य व्यक्तियों की दृष्टि क्षीण होती है, जो लेमार्क के अनुसार अधिक तीक्ष्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट, जीवों में आवश्यकता अनुसार नए अंगों का विकास होना। नए अंगों का विकास प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, जो वर्षों पूर्व से मानव पक्षी के समान उड़ने की इच्छा के बावजूद उसमें परों का विकास न होना। नेक्स्ट, जीवों में वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे उनके शरीर में अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, परंतु वे संतानों में वंशागत नहीं होते। लेमार्क ने किसी लक्षण में उन्नत वातावरण का स्पष्टीकरण तो किया, परंतु उसके लाभ की व्यवस्था करने में असमर्थ रहा। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों को वंशागति के नियम को प्रयोग्य किया या प्रयोगों द्वारा अत्यधिक आघात पहुंची कि पैतृकों में से किसी एक से लंगड़ा, बहरा या अंधा होने के लक्षण संतति में वंशागत नहीं होते। अत्यधिक आघात लेमार्कवाद को वीजमैन द्वारा पहुंचाया गया। वीजमैन ने 22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ या धूम काटना, 23वीं पीढ़ी में भी धूम या पूंछ सामान्य लंबाई की थी। वीजमैन ने कायिक व जनन द्रव्य परिवर्तनों का अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि कायिक परिवर्तन वंशागत न होकर जनन द्रव्य यानी जर्म प्लाज्म वाले परिवर्तन की ही वंशागत होते हैं। अतः लेमार्क की परिकल्पना में उपार्जित लक्षणों का वंशागत होना सबसे बड़ी भूल या गलती थी। नव लेमार्कवाद। समर, टावर, लिंडेंसे, कैम्ब्रेर आदि वैज्ञानिकों ने लेमार्कवाद में कुछ परिवर्तन करके इसे नव लेमार्कवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिससे कुछ उपार्जित लक्षण अवश्य
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। समर द्वारा सफ़ेद चूहों का 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच परिवर्तन करने पर सभी के शरीर, पूंछ, पश्चपाद अधिक लंबे होकर वंशागत होते हैं। मैकडोगल ने पानी से भरे टैंक में से विशेष मार्गों द्वारा चूहों को बच निकलने के प्रशिक्षण दिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत संततियों ने प्रशिक्षण व समय गलतियाँ की। डेल्टाफेसोन ने कई पीढ़ियों तक घूमते हुए पिंजरों में रखने पर उनके प्रति अनुकूलन आ गए। टावर ने आलू के बीटल्स के शिशुओं को ताप व नमी की उग्र दिशाओं में रखने पर उनकी संतति में परिवर्तन विकसित हो गए, जो अगली पीढ़ी में वंशागत हुए। यद्यपि लेमार्किज्म स्वयं में अपूर्ण है और समस्त विकासीय परिवर्तनों की व्याख्या नहीं करता, किंतु कुछ सीमा तक अवश्य तर्कसंगत है, क्योंकि जीवों में के कायिक लक्षण जीनों एवं वातावरण के बीच परस्पर क्रिया के दौरान विकसित होते हैं। वे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते रहते हैं, अर्थात किसी विशेष लक्षण के विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पॉज करना।